कल हम आपको यही समझा रहे थे कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। हमने आपसे कहा था जैसे मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक, ये अर्थ हो गई और अर्थ सरफेस पर कोई एक एम मास की बॉडी रखी हुई है, ठीक है, एम मास की बॉडी कोई रखी हुई है और इसको हमने लिफ्ट किया कहां तक, एच हाइट, यहां तक लेके गए। कितनी हाइट तक लेके गए तो हम बात करें ये एच हाइट तक इसको लिफ्ट कराया ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ठीक। तो उठाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। कैसे भाई, कोई भी चीज है, अभी हम अगर मान लो चाय पे है तो हमने ये कप उठाया और यहां तक लेकर के आए तो उठाने में हमको भारी महसूस हो रहा है, हमको ऊपर की तरफ फोर्स इसमें अप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसे ही नहीं आ जा रहा है। तो ऐसे ही इस एम मास को ऊपर तक उठाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। कितने फोर्स से, तो आप कहोगे mg फोर्स से, दैट इज ग्रेविटी। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी बॉडी के लिए अगर वो अर्थ जो है अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस पर फोर्स लगा। अब हमको ऊपर उठाना है तो हमने आपसे क्या कहा था, ये जो फोर्स है कम से कम mg के बराबर तो होना ही चाहिए, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम होना चाहिए। यानी इसको ऊपर उठाने के लिए हमको इतना फोर्स की जरूरत पड़ेगी और वही इसमें लिख रखा है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m is lifted vertically upward through a distance h, जो डायग्राम में हो, ठीक। देन रिक्वायर्ड फोर्स टू लिफ्ट द बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg, ठीक है। वर्क डन की बात करें तो इसमें अगर आप वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाता है, हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वो भी डिस्प्लेसमेंट किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी दोनों की डायरेक्शन में, तो यहां कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक, कोई जरूरत नहीं रह जाती। अब फोर्स की क्या डेफिनेशन होगी, फोर्स की वैल्यू क्या है, mg है और डिस्प्लेसमेंट कितना, h। तो फॉर्मूला हमारा आ गया mgh। ये वर्क डन हुआ, ठीक है, यही वर्क डन हुआ। और हमने क्या कहा था, वर्क डन, अब इसको आपने ऊपर ऐसे पकड़े हुए, छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा, यानी इसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है, यानी इसके अंदर एनर्जी है। एक स्पेशल कंडीशन में यह है, इसलिए इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये चीज हमने आपको कल पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये आप ये भी कह सकते हो, इसी को हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। जब यहां पर थे तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी क्योंकि h 0 था। जब हम यहां पर उठा करके लेके गए तो हमने वर्क किया ऊपर उठाने में, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया और वर्क स्टोर इन द बॉडी एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक। तो यही पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इसकी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, ठीक है। अब जैसे मसल्स वगैरह है वो सब लगाते हैं आप, उठा, जैसे हमने कप को अगर उठाया और उठाने के बाद क्या हुआ, हमारे मसल्स ने वर्क किया, उठाया, है नहीं, तो एनर्जी कहां से आई, तो मसल्स से आई, ठीक। जो भी चीज को उठाए ऊपर की तरफ वो इसको फोर्स अप्लाई कर रही है तो वही एनर्जी दे रही है, वो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब इसमें देखें आगे भी क्या है, कितना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसमें जो अगली हेडिंग आएगी वो आपकी आ जाएगी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए हम क्या है, देखो जैसे अभी हमने क्या कहा था कि हमने अर्थ से किसी भी चीज से ये है, अब इसको हम ऊपर उठा के ले जा रहे हैं, अभी हमारे हाथ से छूट गया तो नीचे गिरेगा, क्यों, अब क्यों गया, जब हम इसको ऊपर उठा के ले जा रहे हैं तो हमने अभी रोक दिया, अभी नहीं गिरेगा,
तो इस सिचुएशन में इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन एनर्जी जो स्टोर हुई वो कौन सी एनर्जी हुई, तो वो आप कहोगे एक स्पेशल कंडीशन में है, रुकी हुई कंडीशन में आके है, तो इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म पढ़ना है, तो पहला इसका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मतलब एक स्पेशल कंडीशन में किसी भी बॉडी के अंदर जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, हम आपको एनर्जी की डेफिनेशन ही बता देते हैं। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी वो समझ, पहले एनर्जी पार्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वर्क करने की कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, तो ठीक है, डूइंग वर्क आप कह सकते हो, यानी द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी किसके लिए, फॉर डूइंग वर्क, या कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, थोड़ा बहुत अगर और भी आप बुक में लिखी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक आपको बता दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो वर्क करने की कैपेसिटी है, जैसे अब ये है, अब यहां पर है, इसको छोड़ो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ये इसमें वर्क करने की टेंडेंसी आ गई, जब हम इसको नीचे रख देंगे तो ये नीचे गिरेगा नहीं, फिर नहीं गिर सकता है। ठीक है, तो अब जैसे हम मान लो दौड़ रहे हैं, दौड़ लगाने लगे और हमको रोका जाए तो हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, दौड़ तो थोड़ी देर बाद रुकेंगे, हम रुकेंगे तो अब दौड़ तो यार एकदम से रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। तो आपके जब आप रनिंग करते तो आपके अंदर वर्क करने की टेंडेंसी आती है, जब तक वो वर्क आप नहीं कर लेंगे तब तक आप नहीं रुकेंगे। ठीक, इसीलिए चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, जिससे वो रुके, यानी वर्क किया जाता है, उसको ब्रेक लगा के उसको रोका जाता है, वर्क किया जाता है। तो अब इस तरीके से क्या हो गया कि मतलब अगर गाड़ी को रोक रहा है, थोड़ी देर बाद वो रुकी जा करके, तो उसने वर्क किया, क्यों भाई, वेलोसिटी की वजह से उसमें वर्क करने की टेंडेंसी आ गई, इसीलिए वो नहीं रुक पाए। जैसे मान लो आप ये है, अब यहां से कुछ चीज चलती हुई आ रही और आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, चलती हुई आ रही ये वेलोसिटी, तो वो कुछ ना कुछ आगे तरफ फिसल जरूर जाएगी। ठीक, फिसल गई, आपने फोर्स लगाया पीछे की तरफ और ये एस डिस्प्लेस हो गई, तो इससे एफ फोर्स लगाया, इन दोनों से क्या निकल आएगा, W=Fs, ये वर्क निकल आएगा। ठीक, और यहां पर जाके ये स्टॉप हो गई, क्या हुई, रुक गई। तो इतना वर्क करने की इसके अंदर टेंडेंसी आ गई, तो हम ये कहेंगे कि इसके पास एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो क्या है, आप कह सकते हो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग क्या चीज, वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, यही आपकी एनर्जी हो गई। अब एनर्जी की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम बात करें, देखो जैसे हमने क्या कहा था कि हमने हमारे पास मार्कर है, मार्कर को उठा के ऊपर ले गए, इसको छोड़ेंगे तो कहां जाएगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा, अपने आप चला जाएगा, ले जाना नहीं पड़ेगा, यानी इसके अंदर नीचे जाने की टेंडेंसी आ गई, इसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है भी, क्या वर्क करने की, छोड़ो तो नीचे जाएगा, तो वर्क हुआ। तो ये जो एक स्पेशल कंडीशन में आके रुका, इसके अंदर जो एनर्जी है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबा ले, ठीक, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस है भी, तो अभी उसके पास कौन सी एनर्जी है, तो आप कहोगे स्पेशल कंडीशन में, इसलिए इसके पास एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक, पहला पॉइंट हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, जैसे इसकी बात करें,
अब ये यहां से यहां तक फिसलता हुआ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये देखो क्यों यहां नहीं रुका, यहां रुका जाकर क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वेलोसिटी थी, ये मोशन कर रहा था। क्या कर रहा था? मोशन कर रहा था। मोशन की वजह से किसी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो जैसे ठंडक के मौसम में क्या होता है कि आप हीटर के पास बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं हीटर के पास? क्योंकि हीटर से हमको हीट मिलती है, हमारे अंदर भी एनर्जी आती है। तो हीटर आपको कौन सी एनर्जी देता है? तो आप कहोगे वो हमको हीट एनर्जी देता है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका हुआ हीट एनर्जी। ठीक, अब बात करें जब किसकी बात की है तो ये बोर्ड वगैरह चमक रहा है, ये सब कहां से आ रहा है? लाइट इस पर पड़ रही है, बल्ब जल रहा है, वो क्या दे रहा है? लाइट एनर्जी दे रहा है। तो आपका ये हो गया लाइट एनर्जी। अब इसकी बात एक चीज और, ये लाइट एनर्जी आ कहां से रही है? तो हम इसके बारे में अगर देखें तो ये तार से होकर के पावर हाउस से करंट भेजी जा रही है, इलेक्ट्रिक आ रही है। इसका मतलब बल्ब के अंदर क्या हो रहा है? वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी हमारे पास एक और एनर्जी होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, उसके बाद 6 पॉइंट सुना होगा, कहीं बम फट गया, कश्मीर में फट गया, यहां फट गया, इतने लोग मर गए, ये हो गया, ये तो ये क्या होता है? उसमें आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या किसी दूसरे क्लास में पढ़ा हो, उससे पहले में, कि रिएक्शंस होती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की चीजों को तोड़ देती है। वो जो एनर्जी निकली वो कहां से आई है? तो वो आप कहोगे ये तो वहां उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं तो वो वहां से केमिकल एनर्जी निकलती है। हालांकि इसको न्यूक्लियर एनर्जी भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं केमिकल एनर्जी। इसको ना समझें, केमिकल एनर्जी। ठीक, तो ये इतनी हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो जो मेन थी वो हमने आपको बता दी, और भी होती है ना। इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, और न्यूक्लियस जब पार्टिसिपेट होता है न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो इतनी एनर्जी आपकी हो गई, ये इसकी फॉर्म्स आपकी हो गई। ठीक, इसको देख लीजिए क्लियर। अब बात करें हम पहली पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसकी बात हम कर चुके हैं, हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम पहले इस चीज को बता चुके हैं कि एक अगेंस्ट द ग्रेविटी जो आप वर्क करते हैं वो स्टोर हो जाता है किसी बॉडी के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आप इस सिंपल कह सकते हो कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्पेशल पोजीशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी स्पेशल पोजीशन की वजह से जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और हम इसमें पढ़ चुके हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वही हम पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग डाल करके वही लिख देंगे। बस फर्क इतना है, उसमें आप नीचे लिख देंगे कि दिस वर्क स्टोर इन अ बॉडी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक, वही लैंग्वेज लिखेंगे, वही सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। फॉर्मूला भी वही हमारा आएगा। ठीक, डायग्राम वही बनेगा, अर्थ लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ मास बनाया जाएगा, इसको ऊपर उठाया जाएगा, कितना हाइट, एच हाइट ऊपर उठाएंगे, सब कुछ वैसे ही लिखना है। और इसमें वर्क निकालेंगे तो फॉर्मूला रखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रखेंगे। तो ये फोर्स था mg, है ना, mg फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट कितना mg आया था। इसके बाद आप नीचे लिख देंगे दिस वर्क स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन दिस वर्क स्टोर
एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी, ठीक, ये लिख सकते हो, या दिस वर्क गेट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये लास्ट में आप उसमें जोड़ देना, उसी वीडियो में ये चीज आप यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें फार्मूला मिल गया कि पोटेंशियल, नीचे की चीज और बढ़ा दोगे, जैसे ये लिखोगे तो लिखने वाले लिखोगे U इक्वल टू mgh, इस फॉर्मूले पे ऐसे बॉक्स बना देंगे, समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ लेना हमसे, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब इसके बाद फिर आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए ये क्या था कि एम मास की बॉडी कोई मूव कर रही है, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जैसे मान लो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको मिला दें, तो मिटा दिया इनको, ठीक। थोड़ा सा ये तो हमारे पास ये सेकंड वाला हम पढ़ रहे हैं। अब हमने यहां पर एक डायग्राम बनाया, समझ लीजिए। ये इसकी वेलोसिटी मान लो u है, ठीक, या ये रुका हुआ है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस पे आपने फोर्स लगाया, इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। ये हो गई u, कितने एस डिस्टेंस चलने के बाद टाइम लगा इसमें t, ठीक। तो इसके अंदर अब आप क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हो, इसका मास लिख दिया। सपोज अब मास ऑफ अ बॉडी कितना है, m इज मूविंग विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक। If the force F applied on the body, then the velocity of the body becomes v after a time t, ठीक, या after a traveling distance s in time t, ऐसे लिखें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप पहले ये समझ लीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं इसमें, ये तो जैसे अब आप देखो ये आ रही है, दौड़ती हुई चीज आ रही है, ठीक। आपने मान लो इसको हम रोकना चाहते हैं, सपोज दैट तेजी से चली आ रही है, तो हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरफ ब्रेक लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां से चलने के बाद यहां ये मान लो रुक गई, बाद में 0 हो गई वेलोसिटी। तो क्या हुआ इसमें ये हुआ कि अगर ये जितनी तेज आएगी ये उतनी ही दूर जाके रुकेगी, ये जितना स्लो आ रही होगी ये उतनी ही पास हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दूर रुकने का मतलब इसने वर्क ज्यादा किया अगेंस्ट फोर्स, ठीक। जैसे ये आ रही है, अब आपने ब्रेक लगाया यहां पर या आपने रोका इसको, तो पहले आप रोके तब तक आप यहां से यहां फिसल गए, तो इसने वर्क किया किसके अगेंस्ट, जो आपने फोर्स इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसके अगेंस्ट, ठीक। इसने वर्क किया, मतलब क्या हुआ इसका कि ये मोशन में थी, तो मोशन में है, मोशन की वजह से इसने जितना वर्क किया है वही क्या हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। अब हमें ये पता है कि जितनी तेजी आएगी उतनी ज्यादा दूर रुकेगी, यानी वर्क उतना ही ज्यादा करेगी, जितना स्लो आएगी उतना ही ये वर्क कम करेगी। इसका मतलब कोई बॉडी जितनी तेज आ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, जितना स्लो आएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। हम सीधे ये भी कह सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन जो हो गई वो क्या हो गई, तो वो आप लिख सकते हैं। और हाँ, तो ये जो है इतना हमने कहा था लिखने के लिए। The capacity of doing work of an object due to its motion is known as kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी देखो, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब हमने आपसे कहा था कि m मास की बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पे आपने फोर्स मान लो अप्लाई किया इस तरीके से, ऐसे ये फोर्स अप्लाई किया,
अब इसकी वेलोसिटी ये हमारी हो गई कितनी, v हो गई। क्या पहले कितनी थी, u, इंक्रीज होकर के v हो गई। मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। तो अगर फोर्स लगाएंगे, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, पीछे धक्का दे दिए तो और तेज दौड़ेगा, हो सकता है गिर जाए क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी आ गई, न संभाल पाए अपने आप को। तो ऐसे ही चीज जा रही है, जिसको पीछे से हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी u कितनी होगी, v हो गई u से, ठीक। तो वही लिखा है, सपोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u ऑन अप्लाइंग फोर्स F ऑन एन बॉडी, ठीक। इट्स वेलोसिटी बिकम्स v आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस s इन टाइम t। ट्रैवलिंग जरा स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना, ट्रैवलिंग डिस्टेंस s इन टाइम t, ठीक है। हमने क्या काम किया, यहाँ F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाने पर क्या हुआ कि ये s डिस्टेंस चला और कितना टाइम, t टाइम में चला, ये हम पहले बता चुके हैं। तो F एक्ट्स ऑन इट किस तरफ लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही s है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, आप कहोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर मान लो बढ़ रहा है, एक्सलेट हो रहा है, अगर ये उल्टी डायरेक्शन लगता तो ये माइनस होता, लेकिन ये उसी डायरेक्शन लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, जो ये प्लस लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आप कहोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। ये आप इक्वेशन लगा देंगे, इससे आप देखो ये इधर ले आए तो 2as इक्वल कितना हुआ, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। s इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब इसको हमने क्या काम किया, इसको ऐसे ये इतना इक्वेशन मान लो फर्स्ट ले लिया, ठीक। अब हम ये जानते हैं वर्क कितना है, आपने पढ़ा है F इक्वल टू कितना होता है, ma होता है, ठीक। अब वर्क का यहाँ क्या है, वर्क W इक्वल टू F इंटू S, ठीक है। तो W इक्वल टू F इंटू F, ये क्या है ma, और S क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल, तो W इक्वल टू हमारा आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ लो, न तोड़ना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोड़ ही लेते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा हाफ m। एक काम करें, हम यहां मान लें कि ये रेस्ट पोजिशन में है, ठीक है, रेस्ट पोजिशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये मान लें कि इफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो, u इक्वल टू 0, जब u इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन W इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम v स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, यही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ, चेंज इन, टोटल वर्क डन हमारा जो हो गया वो हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां आप क्या लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं कि वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। Therefore, the kinetic energy of the body will be कितना, K इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इतना आप ये लिख देंगे, समझ लीजिए। यहाँ पर जो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर आया है, तो यहाँ लिख दोगे कि दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। Therefore, the kinetic energy of the body of an object will be यानी K इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लें, तो क्वेश्चन कर लें। एक चीज यहां पर रह गई थी, वो क्या चीज थी कि यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी।
यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी यहां पर इस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी थी, उसी के नीचे आप लिखिएगा यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी? जो वर्क डन की यूनिट होगी, तो यहां लिख दोगे यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्या हो जाती है इसकी? जूल है, ये हम पढ़ चुके जूल। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी? जूल हो गई। ठीक है, यहां पर जो आपने लिखा था ये जो एनर्जी कैपेसिटी, उसके नीचे हेडिंग आप डालना यूनिट ऑफ एनर्जी और ये इतना लिख देना। ठीक, समझ रहे? अब इससे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी निकाल सकता है। वो कैसे निकल सकता है वो देखो हम बता दें। ये चाहे लिखना या ना लिखना, लेकिन बता देना। तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहोगे हाफ जो होता है, तो फार्मूला क्या होता है इसका? के का जो फार्मूला था, के का जो फार्मूला था, के स्क्वायर कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट ऑफ मास इक्वल टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास का क्या मतलब हुआ? यूनिट ऑफ मास का मतलब हुआ किलोग्राम। किलोग्राम, अब इसकी है मीटर पर सेकेंड, इसका क्या है? स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी कहते हैं जूल। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? जूल ही आ गई। ठीक, तो इस तरीके से ये देख लेंगे। अब हम आ जाए न्यूमेरिकल की तरफ। पहले ये न्यूमेरिकल लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m 2 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is kinetic energy possessed by the object? तो इसमें हमको क्या कहते हैं? देखो हम पहले आपसे कहते हैं, फिजिक्स जो पढ़ने का तरीका है वो ये है कि आप पहले क्या क्या चीज दी गई है वो आप लिखिए। तो आपको मास दिया गया है m इक्वल टू 2 kg। ठीक, दूसरी वेलोसिटी की दी गई है v इज इक्वल टू कितना दिया गया है? v लिखो या u लिखो। ठीक है, 4 kg। दो चीज के ई आपसे पूछा है, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन हो गया क्या करना? बस वैल्यू देना। हाफ एम की वैल्यू कितनी है? 2 और v की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। इससे कैंसिल, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ठीक, कितना छोटा सा। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, क्या है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the object to rest? क्या इनका मतलब है कि जैसे ये तो क्वेश्चन है और इसका तुम्हें आंसर निकालना है। अभी पढ़ा था आपने, जैसे ये चीज थोड़ा उल्टा, मतलब ये हो गया, उल्टा टाइप हो गया। इसकी वेलोसिटी v है और हमें क्या करना है? इसको रोकना है। रोक कर कितने पे लाना है? 0 पे लाना है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। ये हमको करना है। ठीक, तो कह रहे कितना इस पे वर्क करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? फोर्स आप अप्लाई करेंगे इस तरफ, इस पे यहां होना चाहिए फोर्स, इस पे इस तरफ। हाँ, तो कैमरा बंद हो गया तो भैया। अब देखो आपने क्या काम किया? फोर्स इसको रोक रहे, ये आ रही तो रोकेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तभी रुकेगी। ठीक, वो खुद ही कह रहे हैं कि रेस्ट में लाने के लिए भी कितना वर्क डन करें, तो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जब आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे तभी ये रुकेगी जाके। ठीक है, तो अब कितनी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपको वर्क डन यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वर्क डन कम होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा दूर रुकेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कम दूर रुकेगी। तो यहाँ पर हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, दोनों का चेंज निकालें, वही वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है।
तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। भाई इसकी मास कितना m है, वेलोसिटी कितनी v है, तो क्या हो गई हाफ एम वी स्क्वायर हो गई काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला हो गया ये। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मास तो इसका चेंज हो नहीं रहा, वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, जीरो, क्यों, वेलोसिटी जीरो तो सब जीरो। ठीक, अब चेंज कितना हुआ, कहेंगे इसमें से इसको माइनस कर लो, चेंज निकल आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें इसको माइनस किया, कितना बचा, उतना ही बचा, यही क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वही वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रख दोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, या वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, तो आपने यहाँ रख दिया, बस आंसर आपका आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?